हरे कृष्णा विकास भाई। हरे कृष्णा भाई। हरे कृष्णा। तो थैंक यू और वेलकम इस कन्वर्सेशन के लिए। सब मच। तो सबसे पहले हाँ, हरे कृष्णा कैन बोल। यू सी मी नाउ? हाँ हाँ हरे हाँ। कृष्णा। तो सबसे पहले जब हम छोटे थे तो तुम्हारा नाम विकास शर्मा, ठीक है। राइट। फिर एक फेस ऐसा आया जिसमें, या अभी का भी जो मटेरियल वर्ल्ड में सारे लोग हैं उनके लिए अभी भी जो स्पेलिंग है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है विकास शर्मा की। VEEKAS शर्मा। राइट। अब हम एक और विकास को जानते हैं जिसका नाम विजय सारथी दास है। तो राइट, दैट्स ये जो ट्रांजिशन है, विकास शर्मा तो पेरेंट्स ने दिया, बाकी जो दो राइट। उसके बारे में जो है थोड़ा सा बताओ। श्योर। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू आनंद भाई। जी। वेल, विकास शर्मा, ये फैमिली ने पेरेंट्स ने नाम दिया था। हम्म। फिर एक क्यूरियोसिटी थी, इंक्विजिटिवनेस रहती थी कि नो आगे बढ़ना है कहाँ, मटेरियल वर्ल्ड में। तो मटेरियल वर्ल्ड में आगे बढ़ने के लिए जो कहते हैं कि लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड। हम्म। सारे सारे जितने भी भगवान ने शास्त्रों के माध्यम से इस मटेरियल वर्ल्ड में रहने के लिए, बेटर तरीके से रहने के लिए जितनी भी फैसिलिटीज दी हैं, उन सारी फैसिलिटीज को अवेल करने का इंटेंशन था। हम्म। चाहे फिर वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो वास्तु हो, एस्ट्रोलॉजी हो, पामिस्ट्री हो, एंड उसी कड़ी में न्यूमरोलॉजी भी है। तो हम क्या होता है, हमारी कंडीशनिंग होती रहती है। तो मैं जैसे पैदा हुआ एक फाइनेंशियली, अगर आर्थिक रूप से बोलेंगे तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ, और आध्यात्मिक रूप से बहुत ही रिच फैमिली में जन्म हुआ। तो वो मेरे जो दादाजी थे वो रोज रामायण का पाठ करते थे, और डेली हनुमान चालीसा पढ़ते थे 108 बार। तो वो ब्रह्म मुहूर्त में डेली उठते थे। तो हम उनकी लाइफस्टाइल देखते थे, और बचपन में हम उनकी जैसे जो किताबें वो पढ़ते थे, तो समटाइम्स वो हमको बोलते थे कि तुम मेरे को पढ़ के सुनाओ इसमें क्या लिखा है। अगर उनकी आंखों में कोई पेन हो रहा होता था तो ही यूज्ड टू आस्क अस कि तुम पढ़ के बताओ। तो जब मैं उन कहानियों को पढ़ता था तो उसमें पूर्व जन्म के कर्मा का रिजल्ट इस जन्म में कैसे मिलता है, और हमारे इस जन्म के कर्मा का रिजल्ट नेक्स्ट जन्म में कैसे मिल रहा है, एंड सो ऑन। तो ऐसी ऐसी कहानियां होती थी। अब जब बचपन में आपको ऐसी कहानियों को जब आप पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपके ये बातें आने लग जाती है। और वहां तब से मेरे मन में जिज्ञासा थी कि ये लाइफ आफ्टर डेथ क्या होता है। हम्म। फिर फिर जब हम मटेरियल वर्ल्ड में होते हैं तो मटेरियल वर्ल्ड में हमको ग्रो करना है। रेस है, अंधी रेस में, कि उस समय का एक फेवरेट सॉन्ग हुआ करता था, चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है बन जाऊं मैं सबसे बड़ा। तो हाँ। ये भी गाना मैं अपने दादाजी को सुनाया करता था। तो अच्छा। ये एस्पिरेशंस के साथ थे। अब ये आ गया था माइंड में कि मुझे बिलियनर बनना है। तो बिलियनर बनना है तो कैसे बनूं? तो उसके लिए अब जब हम, हमारी सराउंडिंग होती है, सराउंडिंग में हम देख रहे हैं सुन रहे हैं, उसमें एक आया न्यूमरोलॉजी, तो न्यूमरोलॉजी को भी हमने ट्राई किया, एस्ट्रोलॉजी को ट्राई किया, मीनिंग देयर बाय लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड। अच्छा। और अपने कर्म में लगे रहो। सो हाँ। इस वजह से मैंने अपने नाम की स्पेलिंग थोड़ी मॉडिफाई की। और विजय सारथी दास प्रभु जी के बारे में बताइए थोड़ा सा। यस। तो देखिए, जब मैं
भौतिक जगत में बहुत सारे हमने अपने लिए टारगेट्स बनाए, और भगवान की कृपा से मेरे वो सारे टारगेट्स मैं अचीव कर पा रहा था। हम्म। मैं अपने कंटेम्पररीज में अपने आप को बेटर पोजीशन पर पाता था, हम्म। लेकिन उसके बावजूद भी मैं हैप्पी नहीं था। ओके। मेरी जो लाइक 12th क्लास तक के मैं स्कूल में टॉप करता था हम्म। और फर्स्ट रैंक आता था। फिर मैं 12th से बीकॉम ग्रेजुएशन का पीरियड बहुत ही लीन डिप्रेसिंग पीरियड था, क्योंकि समटाइम्स आपको लगता है कि यस यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट, आप सब कुछ कर सकते हो, हम्म। और प्रैक्टिकली आप कुछ भी नहीं करते हो। सो इनडिसाइसिव, आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है और क्या नहीं करना है। सो हम्म। वो फेज से मैं गुजर रहा था ग्रेजुएशन पीरियड में। और उसके बाद अगेन बहुत ही एक डिवाइन ग्रेस हुआ। मैंने भगवान से प्रे किया कि भाई मुझे एटलीस्ट ये बताओ कि मुझे करना क्या है, अच्छा। और कि मुझे करना क्या है। मैं दौड़ने के लिए रेडी हूँ, बस मुझे ये तो बताओ कि कौन सी फील्ड में दौड़ूं। अच्छा। तो फिर भगवान का डिवाइन अरेंजमेंट हुआ, और डिवाइन अरेंजमेंट के थ्रू मुझे पता चला। आई विल नॉट कीप दिस वेरी मिस्टीरियस कि ये डिवाइन अरेंजमेंट क्या था। इट्स हाँ। प्रीटी सिंपल। मैं एक बाबा जी के पास गया था, जिनके पास में सुपर नेचुरल पावर्स होते हैं, मिस्टिक पावर्स उसको कहते हैं, योगिक सिद्धियां होती हैं। तो उनसे मैं मिला था, उनसे मैं उनके पास गया और बैठा, और उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा, एंड द नेक्स्ट थिंग विच ही अटर्ड वाज कि जाओ सीए करो। सो लेट्स ये करो। मुझे, यस, उनको ये भी नहीं पता था कि मैं अपने मन में क्या क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आई मीन मैंने उनको बोला नहीं था, मैंने उनको कोई ऑप्शंस नहीं दिए थे, और उनको मेरे आने का पर्पस भी नहीं बताया था कि मैं आया क्यों हूँ। क्योंकि उस एज में भी इंसान के पास में बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुत से रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो अप्रोच करेंगे किसी भी ऐसे योगिक सिद्धि पुरुष को। तो आउट ऑफ लाइक नोवेयर मुझे ये बताया गया था कि आपका जो भी क्वेश्चन है आप अपने मन में रखना, वो रीड कर लेंगे और वो आंसर बताएंगे। हम्म। तो आई आई डिड द सेम थिंग, और मैंने कोई मुंह से कुछ नहीं बोला, और बस मन में क्वेश्चन पूछ रहा था कि सीए करूं कि एमबीए करूं। ये मेरे क्वेश्चन थे। और मैं जाने के बाद उन्होंने सीधा कहा जाओ सीए करो। तो दैट वाज द डे मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि मुझे आपने डायरेक्शन बताया। अब था नेक्स्ट स्टेप दौड़ने का। तो वो जर्नी मैंने स्टार्ट कर ली। वो जर्नी मैंने और मेरे एक चाइल्डहुड फ्रेंड सुदीप्तो चैटर्जी, हम दोनों ने स्टार्ट की थी। इंसिडेंटली उन्होंने फर्स्ट डे ही छोड़ दिया, और इस वजह से मेरे लिए वो भी थोड़ा डिप्रेसिंग था, कि अब मैं अकेले ही मुझे इस फील्ड में दौड़ना है। तो हम्म। बाय गॉड्स ग्रेस, कृष्णा की मेहरबानी हुई, और मैं सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर पाया। और लेकिन सीए इंटर में मेरा रैंक नहीं आया। फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरा रैंक आएगा इंडिया में, तब मैं खुश हो जाऊंगा, हम्म। मैं हैप्पी हो जाऊंगा। तो मैंने रैंक के लिए रिक्वेस्ट डाली भगवान के पास, और भगवान की कृपा हुई, और मैं सीए फाइनल में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया, और फर्स्ट अटेम्प्ट में 33rd रैंक था इंडिया में। तो ग्रेट। मुझे लगा कि अब मैं हैप्पी हो जाऊंगा। बट अगेन वो जो हैप्पीनेस थी 33rd रैंक इन इंडिया की, वो उसकी जो लास्टिंग थी वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं थी। हम्म। कुछ दिनों बाद उसकी भी हैप्पीनेस जो है फेड अवे हो गई। मुझे लगा था सेटिस्फैक्शन। मैंने यहाँ पर जॉब में गया, जॉब ज्वाइन किया, प्रोफेशनल गोल्स थे वो अचीव हो रहे थे, फाइनेंशियल गोल्स थे वो अचीव हो रहे थे, रिकॉग्निशन मिल रहा था, एवरीथिंग वाज लाइक एवरीथिंग इज स्टिल गोइंग फाइन मटेरियली। बट समहाउ आई डोंट नो व्हाई, बट मैं हैप्पी नहीं था। मुझे ये नहीं समझ में आया। फिर मुझे लगा कि मेरा इंडिपेंडेंट प्रोफेशन होगा, खुद की फर्म होगी, खुद की ऑफिस होगी, देन आई विल बी हैप्पी। भगवान ने कहा तथास्तु, वो भी सैंक्शन किया गॉड ने। हम्म। और मैंने अपनी फर्म स्टार्ट की 2015 में। हम्म। फिर ऑफिस सेटअप किया 2016 में। बट
ऑल अलोंग सब कुछ हो रहा था, बट आई वॉज नॉट हैप्पी समवेयर। तो अब इन बिटवीन फैमिली भी मेरी ग्रो हुई। आई गॉट मैरिड इन 2009। गॉड ब्लेस्ड मी विथ 2 daughters, ब्यूटीफुल डॉटर्स। हम्म। और सब कुछ, एवरीथिंग इज लाइक परफेक्ट, बट स्टिल आई वॉज नॉट हैप्पी। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों हैप्पी नहीं था। तो मैं गूगल से पूछना चालू किया कि हु एम आई, कि मैं हूं कौन। गूगल से? और यस, मैं गूगल में क्वेश्चन पूछना चालू किया इसके बारे में कि हु एम आई, मैं हूं कौन। तो ताकि मुझे उसके बारे में आंसर्स मिल सके कि मैं ये कैसे जान सकता हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर ये प्रोफेशनल गोल्स और ही लाइफ के गोल हैं, तो ये तो अचीव हो रहे हैं, तो फिर मैं हैप्पी क्यों नहीं हूँ, हम्म। और मेरी हैप्पीनेस है कहाँ, अल्टीमेट हैप्पीनेस कहाँ मिलेगी। देन अगेन डिवाइन अरेंजमेंट, भगवान का। हम्म। भगवान ने मेरे ऑफिस में, मैं अपने चैम्बर में बैठा हूँ, और उन्होंने अपने एक डिसाइपल को, डिवोटी को, जो फुल टाइम मिशनरी हैं, उन्हें मेरे ऑफिस ही भेज दिया। जैसे कहते हैं ना, होम डिलीवरी। तो अच्छा। भगवान ने कहा कि यू वेट देयर, आई एम सेंडिंग माय डिवोटी। हाँ। तो ये शिला प्रभुपाद, जो मेरे गुरु हैं, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद, उन्होंने इस्कॉन और हरे कृष्णा मूवमेंट की स्थापना की है। हम्म। उन्होंने अपने एक शिष्य को, डिसाइपल को मेरे ऑफिस भेजा। अच्छा। और वहां से वो डेट थी 15 अप्रैल 2017, दैट वाज सैटरडे। और उस दिन से ये जर्नी स्टार्ट हुई। और फिर ये हमारे, मेरे मन में जितने भी क्वेश्चंस थे, इंक्विजिटिवनेस थी, वो सारी जिज्ञासाओं के आंसर्स मिलने शुरू हुए। और जो आंसर्स थे, वो किसी के मेंटल कॉन्कॉक्शन से या मानसिक स्तर से आंसर नहीं आ रहे थे। हम्म। वो सारे आंसर शास्त्रों के आधार पे आ रहे थे। अब चूंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन, तो इसलिए, और मैं टैक्स में डील करता हूँ जनरली, तो मुझे इसीलिए इनकम टैक्स एक्ट में हम पढ़ते हैं। तो जब हमको केसेस में दलीलें देनी होती है, तो हम अपने मन से नहीं बोल सकते हैं। हम्म। एक्ट में क्या लिखा है, हमको वो कहना है। तो हम्म। इस वजह से ये मेंटल स्टेट भी ऐसा है कि अगर आप मुझे सिर्फ कहेंगे कि ये मेरा मत है, हम्म। तो उस पे मुझे बिलीव कम होता है। हम्म। अगर आप कहेंगे कि शास्त्र में ये लिखा है, देन हाँ। उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। हम्म। सो जब मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई, और वो जर्नी से मुझे पता चला कि मैं हूँ कौन, और हम्म। जो ट्रू हैप्पीनेस है, अल्टीमेट हैप्पीनेस है, सेटिस्फैक्शन है, वो है कहाँ। तो तब मैं उस राह पे चलना स्टार्ट किया। और जब मैंने चलना स्टार्ट किया, तो मैंने फिर अपना एक गोल सेटिंग की। ये 24 मार्च 2020, हम्म। लॉकडाउन लगा ही था। और उसके जस्ट पहले मैं प्रे करता था कि पता नहीं कब आएगा वो दिन जब मैं 16 माला हम्म। डेली चैंटिंग हरि नाम की स्टार्ट कर पाऊंगा। क्योंकि उसके पहले तक के मैं 9 राउंड्स ऑफ चैंटिंग करता था। तो अगेन डिवाइन अरेंजमेंट हुआ। और कोरोना को मैं तो धन्यवाद ही कहता हूँ, कि अगर कोरोना नहीं आया होता, लॉकडाउन नहीं होता, तो मुझे ये जर्नी को पुश देने में मुझे मुश्किल होता, और हम्म। हो सकता है वो डिले होता। तो वो मैंने स्टार्ट किया, 16 माला चैंटिंग। फिर वहां से लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुए। हम्म। मुझे आंसर भी मिलने शुरू हुए। एंड देन जब कोरोना की सेकेंड वेव आई थी 2021 में, हम्म। देन आई समवेयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल में 2021, तब मुझे ये रियलाइज हो गया कि बॉस,
उसके पहले तक मैं ये सोचता था कि मैं दीक्षा के लिए जो एप्लीकेशन है वो आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 50 ईयर्स लूंगा, क्योंकि अभी मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ। तो इस वजह से अभी मैं अप्लाई नहीं करूंगा दीक्षा के लिए, हम्म। जिसको इंग्लिश में इनिशिएशन कहते हैं। हम्म। तो जब अप्रैल में 2021 में कोरोना सेकेंड वेव आई, देन आई रियलाइज्ड कि बॉस, कोई ऐसा प्लान नहीं बना सकते आप कि आप 50 ईयर्स ऑफ एज तक के रहेंगे और आप हाँ। दीक्षा के लिए अप्लाई करेंगे आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 50 ईयर्स। कोई कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम्म। इसलिए बेटर है कि मैं अपने मरने की तैयारी प्रॉपरली कर लूं। और उसकी जो तैयारी थी, उसका सबसे पहला रिक्वायरमेंट था, वो था दीक्षा लेना, एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से, आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करना, अच्छा, और उसके बाद जर्नी स्टार्ट करना। यस। मैं पूछ रहा था, ये मरने की तैयारी का मतलब क्या होता है? मरने की तैयारी का मतलब ये है कि आपका जो नेक्स्ट बर्थ है वो आप कहाँ चाहते हैं। अच्छा। ये, हाँ, इसकी और आपका जो नेक्स्ट बर्थ है वो कैसा होना चाहिए, उसके लिए आप कर्मा स्टार्ट करते हैं। मुझे ये समझ में आ गया था, और अभी भी मेरा यही आज लाइफ का गोल है। नो मोर बर्थ, नो मोर डेथ, नो मोर ओल्ड एज, नो मोर डिजीज, और बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, इसी लाइफ में। ये तो लाइफ साइकिल क्यों नहीं चाहते हो? अ, मतलब ये क्योंकि बर्थ बर्थ और ओल्ड एज और डिसीज फिर डेथ, ये साइकिल जो है ये हाँ, चाहते हो? ये तो कितनी अच्छी है, कई लोगों को काफी अच्छी लगती है। राइट। ये अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि इससे अच्छा क्या है। अच्छा। फॉर फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, हाँ। हाँ, एग्जाम्पल के लिए बताऊंगा। जो हॉग होता है, सुअर, हाँ। सुअर को नेचर ने उसको ऐसी बॉडी दी है। सुअर भी लिविंग एंटिटी है, हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल। वो भी एक जीवा है, और हम भी जीवा हैं। जीवा तत्व में, उस सुअर में और हम में कोई फर्क नहीं है। हम्म। फर्क है सिर्फ मटेरियल बॉडी का, ड्रेस का। उसे, उस जीवा को सुअर का ड्रेस मिला है, और हमें अभी मनुष्य का ड्रेस मिला हुआ है। बस हम्म। इतना फर्क है। अब जब हम देखते हैं कि वो जो सुअर की ड्रेस में जीवा है, वो हम्म। एक फिल्दी प्लेस में और स्टूल खाता है, और वो अपने आप को बहुत हैप्पी समझता है, हम्म। क्योंकि वो उसके कॉन्शियसनेस का लेवल है। वो अच्छा। अपने आप को फिल्दी प्लेस में स्टूल खाते हुए भी अपने आप को हैप्पी समझ रहा है, हम्म। क्योंकि उसको और जबकि हम ह्यूमन बीइंग, मनुष्य की ड्रेस में, हमें पता है कि यार स्टूल खाने की कोई चीज थोड़ी होती है, हम्म। मल कोई खाने की चीज थोड़ी है। आप उसको मल को खा के एंजॉय कर रहे हो, जबकि उसके अलावा भी दुनिया, भगवान ने इतनी अच्छी अच्छी चीजें दी हैं हम्म। जिसको हम खा सकते हैं। हम्म। दिस इज द डिफरेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसकी वजह से हम एक्ट अपॉन करते हैं। हम्म। और हाँ, जब भगवान कृष्ण, जिन्होंने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया, जब हम्म। वो खुद कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, तो भगवान खुद कहते हैं कि ये दुखालय अशाश्वतम है। ये जो भौतिक जगत है, हम्म। हम अभी जहां पर हैं, वो दुखालयम अशाश्वतम है। तो यहाँ पर दुख के अलावा कुछ भी नहीं है, और हर समय हम थ्री फोल्ड मिजरी से घिरे हुए हैं, हम्म। जिसको आधि दैविक, आधि आध्यात्मिक और आधि भौतिक कहते हैं। तो अच्छा। ये जो मिजरीज है लाइफ की, वो इंसान रियलाइज नहीं कर पाता समटाइम्स, और उसे लगता है कि ये दिस इज द राइट प्लेस टू बी, जबकि दिस इज नॉट द राइट प्लेस। जब आपको पता चलेगा कि इससे बेटर भी जगह है, जहां हम्म। आपको मरना नहीं पड़ेगा, जहां आपको कोई डिजीज नहीं होगी, जहां कोई अज्ञानता नहीं होगी,
जब आपको पता चलेगा, जिसको कहते हैं नॉलेज, तो हम्म। जब आपको नॉलेज मिलेगा तब आप उसके बारे में जानना चाहेंगे और वहां जाना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अमेरिका के बारे में कभी सुना ही नहीं है, हम्म। ना आपने कभी उसके बारे में कुछ भी पढ़ा है, तो आपके मन में वहां जाने की जिज्ञासा उत्पन्न ही नहीं होगी। बिल्कुल सही। जब आपको पता चलता है कि देर इज अ प्लेस कॉल्ड अमेरिका, वहां पर ये है वो है एटसेट्रा एटसेट्रा, तब आपके मन में वहां जाने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। हम्म। और जब भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि आप यहाँ पर मत रहो हम्म। भौतिक जगत में, हम्म। आप मेरे साथ चलो ऐसी जगह पे जहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि का साइकिल नहीं है, हम्म। और जहां पर कोई मिजरीज नहीं है, कोई दुख नहीं है, हम्म। जिससे बैकुंठा कहा जाता है। जहां कोई कुंठा ना हो उसे बैकुंठ कहा जाता है। अच्छा। तो भगवान कृष्ण हमें बैकुंठ ले जाने के लिए, इनविटेशन देने के लिए जब अवतरित होते हैं, तो हम्म। हमको जब ये पता चलता है कि ऐसी भी जगह है, ऐसी भी जगह है जहां पर ये व्याधियां नहीं है, और मैं वहीं से आया हूं, अच्छा। मेरा ओरिजिन वहीं से है, मैं हम्म। वहीं को बिलोंग करता हूं, और अभी मैं एक फॉरेन लोकेशन में हूं, मैं अभी एक फॉरेन प्लेस में हूं। तब इंसान के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि हम्म। अच्छा, दिस अगर मैं यहाँ को बिलोंग नहीं करता हूँ तो मैं यहाँ क्यों आ गया, और हम्म। मैं अब अगर यहाँ को बिलोंग नहीं करता, और मैं अगर बैकुंठा को बिलोंग करता हूँ, अगर मैं वहां से आया हूँ, तो मुझे वापस जाने के लिए क्या करना होगा। हम्म। तो इसी को इसे ही आध्यात्मिक जर्नी कह सकते हैं, यात्रा, ओके। जिसे बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड कहते हैं। बहुत सारे बात है। जी तुमने बताया कि 33rd रैंक आया था ऑल इंडिया सीए में। जी 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 जी। तो इसमें जब 33rd रैंक तो आ गया, तो मतलब एकेडमिक वाइज बहुत अच्छे हो। पर सिर्फ एकेडमिक स्ट्रांग होना जरूरी है, या फिर साथ ही साथ में और भी अदर स्किल्स जरूरी होती है अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, या एक बहुत सारे अलग अलग लोगों के साथ में काम कर रहे हो तो? या सिर्फ एकेडमिक स्ट्रांग है आपका तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकोगे? देखिए, दैट अगेन डिपेंड्स कि आपका नेचर ऑफ जॉब क्या है। वैसे तो मोर और लेस सभी जगह टीम वर्क इज मस्ट। हम्म। और जब आप टीम में काम करते हैं, चाहे फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बात करूं, तो मुझे भी टीम में काम करना है, तो हम्म। आपका एकेडमिकली स्ट्रांग होना इज इज एन एसेट, इज हम्म। डेफिनेटली एन एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। हम्म। बट वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं होता। मैं हम्म। इसका एग्जांपल आपको दूंगा। हम्म। इंडियन क्रिकेट टीम, सचिन तेंदुलकर, हम्म। वो बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड ऑफ हिज टाइम थे, हम्म। और बट नॉट नेसेसरली ही वाज द बेस्ट कैप्टन। हम्म। और जब आप कैप्टन हैं तो यू हैव टू मैनेज द टीम। हम्म। तो वहां पर आपके पास मैनेजमेंट के स्किल्स होने जरूरी है, हम्म। तब आप अपनी टीम को विक्ट्री दिला सकते हैं। बिल्कुल सही। देयरफॉर आपका एकेडमिकली स्ट्रांग होना इज डेफिनेटली अ प्री रिक्विजिट, एसेट है, बट वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि अगर आपको टीम को साथ लेकर चलना है, तो आपको उनको ड्यू रेस्पेक्ट देना होगा, उनके जो बेस्ट स्किल्स हैं उसको नर्चर करते हुए आप अपने जो प्रोफेशनल आपके जो गोल्स हैं उसमें कैसे उसको यूज करना है, वो आप में स्किल होना चाहिए। ओके। तो जो अभी सीए बनने की तैयारी कर रहे हैं, सीए या और भी कोई दूसरा प्रोफेशन वो सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उनको एक तो टीम में काम करना आना चाहिए, और कोई ऐसी स्किल्स जो उनको आनी चाहिए, या फिर जो अभी जो सीए या सीएस या फाइनेंशियल फील्ड में आगे बढ़ने की इच्छा रख रहे हैं, तो उनको आप थोड़ा सा क्या एडवाइस दोगे? और क्या देखिए, क्या ये फील्ड आगे भी चलने वाली, क्योंकि अभी आज की डेट में ये चीज देख रहे हैं हम कि बहुत सारे एआई बेस्ड एप्लीकेशन आ गए हैं,
हमारे बहुत सारे वर्क जो है वो एआई से ही हम पूछ के कर सकते हैं। मीन्स हमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर, इवन कई बार तो अभी तो ये भी हो रहा है कि डॉक्टर को भी रिप्लेस कर दे रहा है, कि हम अगर अपने सिम्टम्स बताएं तो वो दवाइयाँ बता दे रहा है। तो जो कि डॉक्टर, ये कहा जाता है कि डॉक्टर को रिप्लेस करना इम्पॉसिबल है यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में, क्योंकि उसके पास जो एक्सपर्टीज होती है और जो वो सजेस्ट करते हैं। बट ये देखने में आया है कि एआई जो है वो उसको भी रिप्लेस करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। हम बहुत सारे उस पे देखते हैं। तो जो ऐसा एआई आ रहा है, तो क्या फाइनेंशियल फील्ड भी ऐसा है कि उसमें भी थोड़ी दिक्कत आएगी, जो आगे सीए सीएस या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर फाइनेंशियल कंसल्टेंसी दे रहे हैं उनके लिए? देखिए, ऑन दिस मैं आपको अपना एक एग्जांपल बताऊंगा। मैं अभी ये आई थिंक बात कर रहा हूँ 23 years अगो, 23 साल पहले। हम्म। 23 साल पहले जब मैंने सीए करने का डिसीजन लिया था, या रादर मेरा इंटरेस्ट आया था, तो जब मैं जिनसे मिलने गया था वो एस्पायरिंग सीए थे, ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सीए। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे कहा था कि सीए करके क्या करोगे, एसटीडी पीसीओ की तरह सीए हैं। हम्म। मीनिंग देयर बाय कि सप्लाई ऑफ सीए बहुत ज्यादा है हम्म। और मार्केट में डिमांड कम है। अच्छा। ऑलराइट, अब मैं आज आपसे बातें कर रहा हूँ, 23 साल हो चुके होंगे हम्म। और मैं सीए ही हूँ। हम्म। और बाय गॉड्स ग्रेस जो मेरी जरूरतें हैं वो मैं भगवान उनको पूरी कर रहे हैं। हम्म। तो मीनिंग देयर बाय कि वहां से लेके अभी तक और भी बहुत सारे केस बन चुके हैं हम्म। 23 साल में। हम्म। उनमें तो मैं भी एक सीए जो पिछले 23 साल में सीए बने हैं। हम्म। तो जो इकोनॉमी है वो भी ग्रो करती है, हम्म। पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है, हम्म। सेट ऑफ प्रॉब्लम्स चेंज होती हैं। हम्म। कंप्यूटर आने के बाद जब कंप्यूटराइजेशन हो रहा था, हम्म। उस समय भी लॉट ऑफ रेजिस्टेंस थी लोगों से की तरफ से कि ये ह्यूमन बींग्स को रिडंडेंट बना देगा, हम्म। और क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस कर देगा। हम्म। बट अच्छा। आज आप देखेंगे व्हेन यू लुक बैक, तो कंप्यूटर के आने के बाद ऐसा ऐसा कोई ह्यू एंड क्राई नहीं हुआ कि लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। नहीं, इकोनॉमी ने एडजस्ट कर लिया। अच्छा। इकोनॉमी और के ग्रोथ से जो पॉपुलेशन थी उसको अगेन अपॉर्चुनिटीज मिल गई, न्यू हम्म। अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो गई थी। हम्म। सो दिस इज हाउ आई फील कि चाहे कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों ना आ जाए, इकोनॉमी अगेन एडजस्ट होगी, नेचर एडजस्ट करेगा। और जो इस फील्ड में भी हैं वो भी इनफैक्ट कंट्रीब्यूटर बनेंगे इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए। तो दे वुड बी ऑल्सो इवेंचुअली बेनिफिटेड। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि न रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। आई डोंट सी दैट थिंग हैपनिंग। ओके। तो मीन्स सीए को तैयारी करनी चाहिए अगर कोई करना चाह रहा है तो? इसके बारे में मैं बस इतना ही हमेशा कहता भी हूँ और अभी भी कहूंगा कि आपको यू हैव टू बी द बेस्ट। हम्म। तब तब आपकी डिमांड हमेशा रहेगी। हम्म। अब बेस्ट होने का मतलब इसको लिटरल सेंस में ना लिया जाए। बेस्ट होने का मतलब है यू हैव टू हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रिप ओवर योर सब्जेक्ट मैटर। अगर आपका अपने सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कमांड नहीं है, हम्म। तो सिर्फ डिग्री आपको माइलेज नहीं देगी। मीनिंग देयर बाय, आपने सीए पास कर लिया एग्जाम और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए या कंपनी सेक्रेटरी बन गए, ये आपका सिर्फ एक माइलस्टोन है। हम्म। लेकिन प्रोफेशन में बने रहने के लिए आपको अपने गोल्स डेली के बनाने होंगे, हम्म। डेली माइलस्टोन्स टारगेट सेट करने होंगे,
और उन माइलस्टोन्स को अचीव करना होगा ऑन डेली बेसिस। आप एक बार सीए बन के उसकी लाइफ टाइम रॉयल्टी नहीं ले पाएंगे। अच्छा। यस, आपको डेली मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप प्रोफेशन आपको पे करेगा। ओके। यस। तो अच्छा, एक और चीज, क्योंकि प्रोफेशनल अगर अच्छा बनना है तो उसके उसकी तैयारी बचपन से करनी होती है। जैसे तुमने बताया कि अगर मतलब डेथ की तैयारी तुम अभी से कर रहे हो, है ना? जी। तो जी। वैसे ही प्रोफेशन में भी अगर किसी को आगे अच्छा परफॉर्म करने के लिए बनना है तो उसको प्रैक्टिस करनी होगी। तो बचपन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उसे करनी चाहिए, जो जिसके कारण वो आगे चल के एक अच्छा प्रोफेशनल बन सके? राइट। देखिए, अब चूंकि मैं अध्यात्म में हूँ, हाँ। अध्यात्म से जुड़ा हूँ, तो इसका आंसर मैं आपको अध्यात्म से लिंक करके दूंगा। हम्म। जैसे भगवान ने 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए हैं। हम्म। उसमें फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ एज ब्रह्मचारी आश्रम, हम्म। नेक्स्ट 25 गृहस्थ आश्रम, हम्म। आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 50 ईयर्स वानप्रस्थ, और 70 साल की एज में संन्यास। हम्म। तो ये भगवान ने आध्यात्मिक उन्नति के लिए बनाया। तो जब आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, हम्म। फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ योर एज, यहाँ आपको अ, अपने इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल रखना है। हम्म। 100% कंट्रोल ओवर योर सेंसेस। हम्म। और शास्त्रों का ज्ञान भी साथ में लेना है। हम्म। और जब आप ये दोनों चीजें कर लेंगे, हम्म। इनफैक्ट अगर आपने शास्त्रों का ज्ञान ले लिया, तो आपका इंद्रियों पे कंट्रोल बाय डिफॉल्ट होगा। उसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। हम्म। उसके लिए आपको बहुत ओवर एंडेवर नहीं करना पड़ेगा। हम्म। आपका आपके सेंसेस के ऊपर कंट्रोल बहुत ही नेचुरल वे में हो। हेलो। हेलो। हाँ। जी। तो जब हाँ, कहीं डिस्कनेक्ट हुआ? ना ना, अभी अभी ठीक है। ओके। सो जो स्टूडेंट लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है अब सेंस कंट्रोल। और हम्म। जब आप सेंसस को कंट्रोल कर लेंगे, तो आपकी जो एनर्जी है वो चैनलाइज होगी टुवर्ड्स अ प्रोडक्टिव थिंग विच इज स्टडीज। ओके। और जब आपको शास्त्रों का ज्ञान होगा, तो जितनी भी मॉरल साइंस में हमको पढ़ाया जाता था कि गुड सिटीजन में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या एटिकेट्स होने चाहिए, उनका हम्म। बिहेवियर कैसा होना चाहिए, वो हम्म। सब चीजें बाय डिफॉल्ट, बाय प्रोडक्ट के रूप में उनके पास होंगी। क्योंकि जब उनको ये पता चल जाएगा कि उनकी सारी एक्टिविटीज आर अंडर द हॉक आई ऑफ लॉर्ड कृष्णा हु इज सिटिंग इन देयर हार्ट एज अ परमात्मा, तो हम्म। उनके मन में गलत कार्य करने की कोई प्रवृत्ति नहीं आएगी। अच्छा। यस। तो ये तो इससे उनको अच्छे अच्छे सिटीजन भी बन जाएंगे वो? वो बाय प्रोडक्ट होगा। बाय प्रोडक्ट होगा। ओके। यस। यस। ठीक है। अब क्योंकि हम मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं और हमारी कुछ मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, तो अब अगर हम आज के जो बच्चे जो अभी 10th 12th में हैं, या फिर जो आगे अपना करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आज से 5-10 साल में या फिर 15-20 साल में ऐसे कौन से सेक्टर होंगे जो काफी अच्छा बूम करेंगे? क्योंकि जो अभी 10th वाले बच्चे हैं या 10th 12th में जो बच्चे हैं, वो उस समय काम करते रहेंगे, है ना? तो ऐसे कौन से सेक्टर की वो तैयारी करें, या ऐसे कौन से सेक्टर जो उस समय बूम करेंगे जिसकी वो आज तैयारी करे, जिससे वो उस समय बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके? तो ऐसा कुछ लगता है जो, या रायपुर छत्तीसगढ़ या इंडिया के हिसाब से होगा ऐसे कुछ सेक्टर्स?
देखिए, वैसे ये बहुत ही मैक्रो लेवल का क्वेश्चन है, और हम्म इस वजह से इसको एड्रेस कर पाना और बहुत इतने कम समय में मुश्किल होगा। बट अगर मैं पर्टिकुलरली रायपुर की बात करूं या छत्तीसगढ़ की बात करूं, हम्म तो यहाँ जैसे लाइक अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री मोदी जी मेक इन इंडिया पर उन्होंने काफी उनका एम्फोसिस है, उनका ये मेन एरिया ऑफ ऑपरेशन है अभी, हम्म जिसके वो प्रमोट कर रहे हैं। हम्म तो हम्म अब लाइक अगर हम इफ वी टॉक अबाउट फॉरेन रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो हम्म अगर हम यहाँ से एक्सपोर्ट की के बारे में सोचेंगे, तो हम्म वो एक एरिया है जिसके बारे में हमें काम करना चाहिए। और जैसे फॉरेन कल्चर में आ चुका है 4 days अ वीक, मीनिंग देयर बाय कि वो 3 दिन हफ्ते में वीकेंड बनाएंगे। तो ऐसा हुआ इससे नहीं है अभी। ये ऑन द कार्ड्स है, ऑन द कार्ड्स है, और ये इवेंचुअली हो भी जाएगा। ओके। तो इससे देखिए होने वाला क्या है, कि ह्यूमन रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी वहां पर कम से कम होने वाली है। हाँ और यहाँ की जो पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन है। हाँ। तो अब जब यहाँ हमारे पास में, फिर इसका मतलब है क्या, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। हम्म तो अगर ह्यूमन रिसोर्सेस को प्रॉपर नर्चरिंग मिल गई, तो हम्म हम यहाँ से एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, मैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हम्म एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, जो कि हम यहाँ से बैठ के ही कर सकते हैं। हम्म और इसमें आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज का रिक्वायरमेंट है, हम्म वो है डिजिटलाइजेशन, जो भी, और वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस एरिया है। हम्म सो आप ये कह सकते हैं कि अगेन द इकोनॉमी इज एडजस्टिंग, द नेचर इज एडजस्टिंग। हम्म और जो आगे वाली आने वाली जो जनरेशन है, उनके लिए नेचर सब चीजें सेट, ऑलरेडी अरेंजमेंट चालू है। अब उनको अडेप्ट करना है और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए अपने आप को इक्विप करना है। ओके। जी। लास्ट में एक चीज, ऐसी कोई तीन बुक, तीन या दो चार जो भी जितनी बुक हो सके, जो एक प्रोफेशनल को पढ़नी चाहिए जिससे वो एक अच्छा प्रोफेशनल बन सके, या फिर ऐसी प्रोफेशनल को अगर हटा दे तो आम आदमी को भी कौन सी ऐसी बुक है जो कि पढ़ना ही चाहिए? तो 3 बुक का जो मैं नाम बोलूंगा, वो फर्स्ट है भगवत गीता हाँ एज इट इज, जो शिला प्रभुपाद ने ऑथर की है। हाँ। सेकंड है श्रीमद् भागवतम, जो शिला प्रभुपाद ने इंग्लिश में ट्रांसलेट की है। हम्म। और थर्ड है चैतन्य चरितामृता। अच्छा। ये 3 बुक अगर किसी ने अपने एक लाइफ टाइम में हम्म ये तीनों बुक पढ़ लिया, हम्म तो उसे ये और उसे फॉलो कर लिया, हम्म तो ये गारंटीड है हम्म। कि उसे इस भौतिक जगत में दोबारा आना नहीं पड़ेगा। ये गारंटी विकास शर्मा की है या कोई और दे रहा है? नॉट एट ऑल। आपको मैंने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जितने भी बातें कही हैं, मैं महा बहुत ही मूर्ख हूँ और अज्ञानी हूँ। हम्म लेकिन मेरा जो नॉलेज है वो परफेक्ट है, क्योंकि ये जो नॉलेज है ये मेरा नहीं है, ये मेरा क्रिएटेड नॉलेज नहीं है। मैंने जो भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो बातें कही थी और जो अभी मैं कह रहा हूँ, वो श्रीला प्रभुपाद के द्वारा दिया गया ज्ञान है। ये प्रभुपाद जी ने जो कहा है, प्रभुपाद जी ने जो नॉलेज दिया है, वही आप ट्रांसफर कर रहे हो, और उसी के बेसिस पे हाँ वो मैं हाँ वो मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ। जी। ओके। चलो ठीक है। ये जो सारी चीजें हैं जो अभी यंगस्टर्स हैं या फिर जो, अच्छा एक एक और जो छोटा सा मैं पूछता हूँ कि पेरेंट्स को क्या क्या करना चाहिए अगर वो अपने बच्चे को स्पिरिचुअल लाइफ में आगे एनहेंसमेंट के लिए अगर लेके जाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो पेरेंट्स के लिए कुछ एक आध दो पॉइंट। आ, भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठस तद तद एवतरो जनाः स यत प्रमाणम कुरुते लोकस तद अनुवर्तते। मतलब? इंग्लिश ट्रांसलेशन
इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, वॉट एवर एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय अ ग्रेट मैन, कॉमन मैन फॉलो इन हिज फुटस्टेप्स, एंड वॉट एवर स्टैंडर्ड्स ही सेट्स बाय एग्जेम्पलरी एक्ट्स, ऑल द वर्ल्ड परस्यूज। ओके। इसका मतलब कि आपको अपने बच्चों के सामने खुद एग्जाम्पल बनना होगा। अगर आप खुद स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप अपने बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो स्पिरिचुअलिटी में एडवांसमेंट की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा। तो उनको राह दिखाने के पहले आपको खुद राह पे चलना पड़ेगा और आपको उनके लिए एग्जाम्पल बनना पड़ेगा, ओके। तब वो आपको फॉलो कर पाएंगे। ओके। जी। थैंक यू, इतनी सारी चीजें बताई, इतनी सारी चीजें। अगर कोई जो भी देखेगा ये वीडियो, वो अगर उसको फॉलो कर ले या समझ ले, तो शायद वो एक अच्छा सिटीजन भी बन पाएगा, और वो वहां वापस जा सकेगा जहां से वो आया है, मतलब गोलोक वृंदावन या बैकुंठ धाम। राइट। हाँ, गोलोक वृंदावन जहाँ पे भगवान कृष्ण स्वयं रहते हैं। हाँ। तो जी। थैंक यू इतने सारे इनपुट्स के लिए। और एंटायरली माय प्लेजर। ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरे हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा।